पूरे देश से पहले हिमाचल में शुरू होगी जनगणना, बाकी के राज्य में फरवरी तक होगा इंतजार। हिमाचल में अगले महीने ही शुरू हो जाएगा गिनती का काम। आप किस जाति के हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट, टोटल 40 सवालों का मांगा जाएगा जवाब। आज 15 अगस्त है। देश अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में जनगणना कई बार हुई है, लेकिन 2027 की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इस बार पहली बार देश की जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। पहली बार सभी जातियों की जानकारी जुटाई जाएगी और लोगों से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। लेकिन हिमाचल के लिए इस पूरी जनगणना की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जब देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग फरवरी 2027 में जनगणना के लिए तैयार होंगे, तब हिमाचल के कई इलाकों में ये काम उससे कई महीने पहले ही पूरा किया जा चुका होगा। और सवाल यही है कि आखिर हिमाचल को इस मामले में इतनी जल्दी क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे पहाड़ों में, हमारी बर्फीली सर्दियों में और उन इलाकों में जहां सर्दी शुरू होते ही सड़कें बंद हो जाती है और कई गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के करीब 6,903 स्नो बाउंड गांवों और इलाकों को चिन्हित किया है। इन इलाकों में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी असली जनसंख्या जनगणना सितंबर 2026 में ही करवाई जाएगी। यानी देश के बाकी हिस्सों में जब फरवरी 2027 में जनगणना अधिकारी घर घर आएंगे, तब हिमाचल के इन बर्फीले इलाकों की गिनती पहले ही पूरी हो चुकी होगी। इसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है। अगर इन इलाकों की जनगणना भी फरवरी में कराने की कोशिश की जाती, तो उस समय कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, सड़कें बंद हो सकती है, गांवों का संपर्क टूट सकता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए हर घर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए हिमाचल में स्नो बाउंड इलाकों के लिए जनगणना की तारीख पहले ही अलग रखी गई है। देश के लिए सेंसस रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है, लेकिन हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए ये तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। यानी इन इलाकों की जनसंख्या का आधिकारिक हिसाब 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार होगा। और अब जरा उन सवालों की लिस्ट पर आइए, क्योंकि इस बार सरकार सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। आपसे आपकी पहचान से लेकर आपकी शिक्षा, आपके काम, आपके माइग्रेशन, आपके परिवार, आपकी जाति और कुछ दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी तक मांगी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव जाति को लेकर है। आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में एससी और एसटी की जानकारी तो दर्ज की जाती रही, लेकिन सभी जातियों की व्यापक जातिगत गिनती जनगणना का हिस्सा नहीं थी। अब 2027 की जनगणना में हर व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में जानकारी ली जाएगी। यानी अगर सेंसस अधिकारी आपके घर आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस जाति से हैं। और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, ये जानकारी व्यक्ति के जवाब यानी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर दर्ज की जाएगी। इसका मतलब ये है कि हिमाचल में भी पहली बार राज्य की पूरी जातिगत तस्वीर को एक बड़े और आधिकारिक सेंसस एक्सरसाइज के भीतर दर्ज किया जाएगा। अब इसका हिमाचल पर असर समझिए। हमारे प्रदेश में अलग अलग जिलों और इलाकों की सामाजिक संरचना एक जैसी नहीं है। कहीं अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है, कहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी महत्वपूर्ण है, तो कहीं अलग अलग समुदाय की संख्या और उनका सामाजिक आर्थिक आधार काफी अलग है। अभी तक हमारे पास इन समुदायों को लेकर अलग अलग सरकारी आंकड़े जरूर है, लेकिन पूरी जातिगत तस्वीर उस स्तर की नहीं है। अब अगर ये आंकड़े सामने आते हैं, तो सरकार के पास ये समझने का आधार होगा कि हिमाचल में अलग अलग जातियों और समुदाय की वास्तविक संख्या कितनी है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार में उनकी भागीदारी कैसी है, कितने लोग दूसरे इलाके में चले गए हैं और कितने लोग वापस अपने मूल स्थान पर रह रहे हैं। और यहीं से ये जनगणना सिर्फ गिनती तक नहीं रह जाती, क्योंकि जनगणना का डाटा आगे चलकर सरकार की नीतियों और योजनाओं के लिए भी आधार बनता है। किस इलाके में कितने स्कूल खुलने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कहां बढ़नी चाहिए, सड़क और परिवहन की जरूरत कहां है, रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं किन समूह तक पहुंचनी है। इन तमाम फैसलों में जनसंख्या और सामाजिक आंकड़ों की भूमिका होती है। अब सवाल की बात करें तो पहचान से शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है, परिवार के मुखिया से आपका क्या संबंध है,
आपका लिंग क्या है, जन्म तिथि क्या है, उम्र कितनी है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, शादी किस उम्र में हुई, पति या पत्नी का क्या नाम है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, धर्म क्या है और फिर जाति से जुड़ी जानकारी। यानी एक व्यक्ति की सामाजिक पहचान का काफी विस्तृत रिकॉर्ड तैयार होगा। इसके बाद बात शिक्षा की आएगी। आपकी मातृभाषा क्या है, दूसरी कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, कितनी पढ़ाई की है, कौन सा विषय या स्ट्रीम पढ़ी है और डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है। दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। फिर आएगा रोजगार का हिस्सा। आपने पिछले 1 साल में काम किया है या नहीं, आपकी आर्थिक गतिविधि क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं, कामगार की श्रेणी क्या है, काम की तलाश कर रहे हैं या फिर नहीं, और काम की जगह तक पहुंचने में आपको कितना या किस तरह का आवागमन करना पड़ता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ये डेटा खासा अहम हो सकता है, क्योंकि यहाँ रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। कृषि, बागवानी, पर्यटन, निर्माण, सरकारी सेवा, छोटे कारोबार, स्वरोजगार, इन तमाम क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। अब पहली बार इनकी तस्वीर और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सामने आ सकती है। इसके बाद आती है माइग्रेशन यानी पलायन और आने जाने से जुड़ा हिस्सा। आपका जन्म कहाँ हुआ, पहले कहाँ रहते थे, अगर जगह बदली है तो क्यों बदली है, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, आपका स्थायी निवास कहाँ है। ये सवाल हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल में युवाओं का दूसरे राज्य और बड़े शहरों की तरफ जाना लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और दूसरे कारणों से बाहरी राज्य से लोगों का हिमाचल आना भी लगातार दिखाई देता है। अब सेंसस के आंकड़े इस माइग्रेशन की तस्वीर को ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। और फिर आता है महिलाओं और परिवार से जुड़ा डेटा। महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले 1 साल में हुए जन्म से संबंधित जानकारी ली जाएगी। इससे प्रदेश में जनसंख्या की ग्रोथ और फर्टिलिटी पैटर्न को समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन 40 सवालों में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सुनकर आम आदमी के मन में तुरंत सवाल उठेंगे। मसलन, आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, वोटर आईडी है या फिर नहीं, पासपोर्ट है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, और यहां तक कि आपने कोविड-19 की वैक्सीन कहां लगाई थी, इसकी जानकारी भी मांगी जाएगी। अब स्वाभाविक है कि इतने निजी लगने वाले सवाल सुनकर लोगों के मन में डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। सरकार का कहना है कि सेंसस में दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहती है और सेंसस एक्ट के तहत उसकी सुरक्षा का प्रावधान भी है। इस बार पूरा सेंसस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, यानी कागजों के ढेर की जगह इन्यूमरेटर्स मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के जरिए जानकारी दर्ज करेंगी। सरकार ने सेंसस के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी की है और सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी रखा गया है, यानी लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन देने की सुविधा मिलेगी। अब एक और बात समझना बहुत जरूरी है, ये जनगणना सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये देश की 16वीं सेंसस और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना महामारी के कारण टल गई थी, यानी करीब 1.5 दशक के अंतराल के बाद देश को अपनी आबादी और सामाजिक आर्थिक स्थिति का नया व्यापक डेटा मिलने वाला है। और हिमाचल में इसकी शुरुआत कुछ इलाकों में सबसे पहले इसलिए हो रही है क्योंकि पहाड़ों में मौसम कैलेंडर से नहीं, मौसम की अपनी शर्तों से चलता है। जिस गांव तक अक्टूबर में पहुंचना आसान है, हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। इसलिए सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि बर्फ से बंद होने वाले इलाकों को इंतजार नहीं करवाया जाएगा। इसलिए अगली बार अगर आपके घर सेंसस अधिकारी आए तो इसे सिर्फ कुछ सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया मत समझिए। आपके जवाब आने वाले वर्षों में हिमाचल की तस्वीर को समझने वाला डेटा बनेंगे। कौन यहाँ रहता है, कौन बाहर चला गया, किस समुदाय की कितनी आबादी है, किसकी शिक्षा कितनी है, कौन क्या काम करता है और पहाड़ के किस हिस्से को किस तरह की जरूरत है, इन सब का एक बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने वाला है। ऐसे में आप इस पूरी जनगणना की प्रक्रिया को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।